अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव 2024 अपने चरम पे है। प्रचार प्रसार में बीजेपी और कांग्रेस यानी कि एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन दोनों ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। बीजेपी ने इस बार नया नारा दिया है, अब की बार 400 पार का। इस बार बीजेपी ये चाहती है कि जन जन के दिमाग में ये माइंडसेट हो जाए कि बीजेपी 400 से ज़्यादा सीट लेकर आने वाली है। वैसे ये चुनावी टेक्निक्स का एक तरीका है जिससे एक नैरेटिव गढ़ा जा सकता है कि बीजेपी जब 400 लाने वाली है यानी कि सरकार तो बीजेपी की ही बनने वाली है। ये एक तरह का नैरेटिव गढ़ने का काम है। प्रचार अच्छा हो, मार्केटिंग अच्छी हो तो प्रोडक्ट बिक ही जाता है। इस बात को मोदी और अमित शाह बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले 3 चुनावों में हम इसको बहुत बखूबी से देख भी रहे हैं। पूरा डिस्कशन इसी बात पे चल रहा है, क्या बीजेपी 400 पार जाएगी या नहीं जाएगी। जनता के मुद्दे कहीं पीछे छूट चुके हैं और चारों तरफ बातें 400 पार की हो रही है। लेकिन भारत में करीब करीब 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। कभी कोई पार्टी 400 पार जा पाई है या एक ऐतिहासिक जीत होगी मोदी अगर 400 पार जा पाए, अगर जा पाए तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ। 18 बार भारत में लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आज तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने 400 से ज़्यादा सीटें अपने नाम की हो। और ये कारनामा सिर्फ एक ही बार हुआ है और वो किसके नेतृत्व में हुआ? राजीव गांधी के नेतृत्व में। 1984 का चुनाव, जब कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। ये एक अपने आप में भारतीय राजनीति का, भारतीय लोकतंत्र का एक रिकॉर्ड है। लेकिन ये 400 पार हुआ कैसे था 1984 में? क्या कोई तुक्का लग गया या कोई स्ट्रेटजी थी या कोई विशेष बात थी इसके पीछे? तो दोस्तों ये कोई तुक्का नहीं था, कुछ सर्कमस्टांसेस थे और कुछ अच्छी रणनीति थी, कुछ अच्छा प्रचार था। इसी वजह से ये कारनामा हो पाया, राजीव गांधी 400 पार पहुंच गए। आज उसी चुनाव की हम बात करेंगे। 1980 में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रमुख नेता संजय गांधी की मृत्यु के बाद 1981 में राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा गांधी के आग्रह पर बिना दिलचस्पी के राजनीति में आ गए थे। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में मात्र 3 साल पहले राजनीति में आए, बिना दिलचस्पी के राजनीति में आए राजीव गांधी को रातों रात प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उसके बाद में मात्र 2 महीने बाद आए लोकसभा चुनाव, 1984 के लोकसभा चुनाव, जो राजीव गांधी के लिए किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं थे। राजनीति का ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उनके फेवर में कुछ बातें थी। पहली बात, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में पूरे देश में सहानुभूति की एक लहर दौड़ पड़ी थी राजीव गांधी के पक्ष में। लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद सिख विरोधी दंगे भी हुए थे, उसका भी एक काला सच है और वो भी परीक्षा उन्हें पार करनी थी। उसके अलावा राजीव गांधी के सबसे बड़े प्लस पॉइंट थे उनके रणनीतिकार, उनकी टीम, जिसमें माखनलाल पोतेदार, राजीव गांधी के राजनीतिक गुरु, ज्ञानी जेल सिंह, अरुण कुमार नेहरू नेहरू परिवार के ही सदस्य थे, बड़े रणनीतिकार थे। ये भी बड़ी एक दिलचस्प पर्सनैलिटी है। इनके ऊपर भी जल्द हम एक वीडियो लेकर आएंगे, बहुत जल्दी। उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी के ही दोस्त राजेश पायलट और राजस्थान के राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत। उसके अलावा बलिराम भगत, नारायण दत्त तिवारी, मोतीलाल बोहरा, कमलनाथ, आज की डेट में जो इंडी गठबंधन में है ममता बनर्जी, इंडी गठबंधन से बाहर को समर्थन कर रही है। उसके अलावा शरद पवार और मध्य प्रदेश में
अर्जुन सिंह। ये कोर टीम थी राजीव गांधी के 1984 के चुनाव में, राजीव गांधी की कोर टीम जिसने अपनी प्रखर रणनीति का परिचय दिया था। एक डिसीजन हुआ कि जितने भी सामने दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने दिग्गज को ही खड़ा किया जाए ताकि वो अपनी ही सीट में उलझ के रह जाए और ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर सके पूरे भारत में। इस रणनीति के तहत कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी और इलाहाबाद से वो चुनाव लड़ रहे थे। हेमवती नंदन बहुगुणा का इतना वर्चस्व था पूरे ही यूपी में, और यूपी सबसे बड़ा सूबा था, सबसे इंपॉर्टेंट सूबा था। चुनाव जीतने के लिए यूपी जीतना बहुत जरूरी है, पहले भी था और आज भी है। हेमवती नंदन बहुगुणा को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। राजीव गांधी ने अपने दोस्त, सिने जगत के सुपरस्टार, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को याद किया। इलाहाबाद में हेमवती नंदन बहुगुणा के सामने अमिताभ बच्चन को खड़ा किया गया और नतीजा सामने था। अमिताभ बच्चन के सामने अपनी सीट को भी वो हेमवती नंदन बहुगुणा बचा नहीं पाए। पूरे यूपी में प्रचार क्या करते, वहीं उलझ के रह गए और अमिताभ बच्चन ने ऐतिहासिक जीत की हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद से। उसके अलावा एक प्रमुख चेहरा था उस वक्त। वैसे 1952 से लेकर लगभग 90 के दशक तक वामपंथी प्रमुख विपक्षी दल हुआ करते थे कांग्रेस के सामने, लेकिन जनसंघ भी अपने आप में एक प्रमुख विपक्षी दल था और सबसे बड़ा व्यक्ति था जनसंघ का। जनसंघ के बाद जब बीजेपी बनी, जनसंघ का ही दूसरा रूप था बीजेपी, उसमें थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त राजीव गांधी के लिए सबसे बड़े चैलेंज थे। वाजपेयी साहब अपने ही जन्म स्थान ग्वालियर पहुंचे थे चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया जो बीजेपी की संस्थापक सदस्य थी, उन्होंने वाजपेयी को आश्वासन दिया था कि ग्वालियर से तो मैं आपको चुटकियों में जिता दूंगी। वाजपेयी जी भी आश्वस्त थे, लेकिन खेल अभी होना बाकी था अर्जुन सिंह का। विजय राजे सिंधिया के ही बेटे माधवराव सिंधिया, जो राजीव गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे और 1980 में राजीव गांधी के आग्रह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, वो नॉर्मली गुना लोकसभा सीट से चुनाव जीतते थे और वहीं से लड़ते थे। तो उनका नामांकन गुना से ही होना तय था कि वो गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, और ग्वालियर से विद्या राजदान को कांग्रेस ने टिकट दिया था। नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। वाजपेयी साहब दिल्ली में अपने प्रमुख नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे कि अचानक उनको खबर मिली कि ग्वालियर में माधवराव सिंधिया ने नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया है और विद्या राजदान को वहां से कैंडिडेट कांग्रेस ने कैंसिल कर दिया है। और गुना लोकसभा सीट जहां से माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ने वाले थे, वहां पर माधवराव सिंधिया के राजघराने के ही मेन खास आदमी महेंद्र सिंह कुलखेड़ा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। अचानक बीजेपी में पूरी हड़कंप मच गई। ताबड़तोड़ वाजपेयी साहब ने कोशिश की कि वो किसी और लोकसभा सीट से भी एक और नामांकन पत्र दाखिल कर दे। वो राजस्थान के कोटा में भी प्रयास किया गया और उसके अलावा मध्य प्रदेश की भिंड विधानसभा या गुना विधानसभा के लिए भी प्रयास किया गया, लेकिन क्योंकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और वाजपेयी साहब दिल्ली में थे, तो वो किसी और सीट पे अपना नामांकन दाखिल ही नहीं कर पाए और वो एकमात्र ग्वालियर लोकसभा से ही चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गए। और सामने थे वहां के महाराजा माधवराव सिंधिया, उन्हीं की मित्र बीजेपी के संस्थापक सदस्य विजया राजे सिंधिया के बेटे। विजया राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे नई चुनावी मैदान में उतरी थी, राजनीति में आई थी अपनी माँ की उंगली पकड़ के। ऐसे में उनको भिंड लोकसभा से बीजेपी ने उतारा था, तो उसके सामने विजया राजे सिंधिया वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने दतिया राजघराने के महाराजा कृष्ण सिंह को कांग्रेस ने टिकट देके उतारा। सारे दिग्गज नेताओं के खिलाफ घेराबंदी बिल्कुल हो चुकी थी। सभी दिग्गज नेता अपनी ही सीट में उलझ के रहने वाले थे और उसके साथ ही राजीव गांधी की साथ एक सहानुभूति लहर और
एक जबरदस्त प्रचार, दुनिया भर की रैलियां, दुनिया भर का प्रचार और एक पूरी शानदार रणनीति की टीम। नतीजा साफ था, राजीव गांधी 404 सीटों पे चुनाव जीत के कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने भारत के। पंजाब और आसाम में कुछ समय बाद चुनाव हुआ था, लेकिन उसमें भी वो 10 सीटें जीतने के लिए में कामयाब हुए। और जब लोकसभा में अपने समर्थक सदस्यों की तरफ राजीव गांधी ने देखा तो करीब 426 सदस्य राजीव गांधी के समर्थन में बैठे थे। बीजेपी का क्या हुआ? बीजेपी का हुआ, राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे चुनाव हार गई। उसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा, हमने पहले ही बताया था, अमिताभ बच्चन के सामने चुनाव हार गए। और अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अपनी जन्मभूमि पर महाराजा माधवराव सिंधिया से कुछ वोटों से नहीं, करीब 1,75,000 वोटों से चुनाव हार गए। बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता आडवाणी उस वक्त चुनाव लड़े ही नहीं थे। बीजेपी के सारे नेता चुनाव हार चुके थे, सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। अक्सर जब 2 सीटों की बात होती है तो लोग ये समझते हैं कि शायद अटल जी और आडवाणी जी ने चुनाव जीता होगा, लेकिन नहीं दोस्तों। जो 2 सीटें बड़ी मशक्कत के बाद में बीजेपी उस समय जीत पाई थी, वो थी गुजरात की मेहसाना सीट, जहां से डॉक्टर ए.के. पटेल जीते थे, और दूसरी सीट थी आंध्र प्रदेश की हनमकोंडा सीट, जहां से बीजेपी के चंदू पाटिया रेड्डी जीते थे। किसे जीते थे? पीवी नरसिम्हा राव से। ये एक और झटका, ये झटका जरूर कांग्रेस को लगा था कि कांग्रेस के ही आंध्र प्रदेश के बड़े नेता पीवी नरसिम्हा राव चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र की रामटेक से भी नॉमिनेशन भरा था और वहां से वो चुनाव जीत गए थे और संसद पहुंच गए थे। तो बीजेपी मात्र 2 सीटों पे सिमट के रह गई और राजीव गांधी के समर्थन में कुल 426 सांसद थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बनाने के लिए। उस वक्त संसद में खड़े होकर राजीव गांधी ने बीजेपी पे तंज भी कसा था। बहुत मशहूर तंज है, हम दो हमारे दो। ये बीजेपी के चुनावी हाल का तंज था। आज वापस नरेंद्र मोदी उसी 400 के जादुई आंकड़े को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कर पाएंगे या नहीं, ये भारत की तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन 400 पार, ये ऐतिहासिक जीत अभी तक सिर्फ राजीव गांधी ही कर पाए हैं। आगे भविष्य में कौन कर पाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिर ऐसे ही राजनीतिक किस्सों से जुड़े हुए दिलचस्प वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।